रूसी लोग घबरा रहे हैं क्योंकि अब रूस अपने ही हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रखता। यूक्रेनी ड्रोन रूसी शहरों के अंदर गहराई तक उड़ रहे हैं और जो चाहें उसे नष्ट कर रहे हैं। रूसी जनता युद्ध से थक चुकी है और सरकार के विरुद्ध हो रही है। कुछ ही दिन पहले यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को में घुस आए थे और रूस के सबसे बड़े हवाई अड्डों को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था। हवाई अड्डे पर फंसे यात्री बहुत खुश नहीं थे। आप खुद सुनिए। कोई जानकारी नहीं है, हम अपने टिकट बदल नहीं सकते। मैंने अपने इस्तांबुल वेनिस के 3 टिकट खो दिए हैं। अब वे हर टिकट के लिए अतिरिक्त $980 मांग रहे हैं। कम से कम थोड़ी इज्जत तो होनी चाहिए। मेरे पास 23 साल से एरोफ्लोट गोल्ड कार्ड है। हम यहाँ पिछले 12 घंटों से खड़े हैं। कृपया आधिकारिक जानकारी दें कि लोगों को और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों को होटल, पानी या कुछ भी नहीं दिया गया। ऊपर जाकर देखने पर वहां कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सूचना डेस्क हमें भगा रहा है। कुछ दिन पूर्व यूक्रेन ने रूस पर 200 से अधिक ड्रोन दागे जिनका मुख्य लक्ष्य मॉस्को था। इसी वजह से 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं और रूस के सबसे बड़े हवाई अड्डे को सिर्फ 24 घंटों में 10 बार बंद करना पड़ा। इससे कई रूसियों को पिछले महीने की घटना याद आ गई, जब यूक्रेनी ड्रोन हमले की वजह से देश भर के हवाई अड्डों पर 60,000 से ज्यादा यात्री फंसे रह गए थे। यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों का उद्देश्य स्पष्ट है। पहला, रूसियों को युद्ध के नुकसान का एहसास उनके घर में ही कराना। दूसरा, रूसी युद्ध मशीन की लॉजिस्टिक्स पर निशाना लगाना। इसीलिए वे रेलवे लाइनों, सैन्य चौकियों और रूसी युद्ध को समर्थन देने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ रोस्तोव क्षेत्र में एक रेलवे हब पर यूक्रेनी ड्रोन के हमले का क्लिप है। ऐसी क्लिप YouTube पर दिखाना जोखिम भरा है क्योंकि ये विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं आती और वीडियो पर प्रतिबंध लगने का खतरा रहता है। इसीलिए यदि आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी टीम को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं तो इससे सचमुच अंतर पड़ेगा। ड्रोन हमलों के एक और पहलू को कई लोग भूल जाते हैं कि रूस इन ड्रोनों को गिराने के लिए खुद के रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश मलबा कहीं ना कहीं गिरेगा ही। हाल ही में एक चौंकाने वाला वीडियो मिला है जिसमें एक रूसी रॉकेट द्वारा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को ड्रोन गिराने के प्रयास में नष्ट किया जा रहा है। आइए इसे साथ में देखते हैं। यह ड्रोन हमला रूसियों के लिए हर स्तर पर वाकई एक बड़ा झटका था। नागरिक घबरा गए हैं, सैनिक घबरा गए थे और निश्चित रूप से वे यात्री भी जो हवाई अड्डे पर फंसे हुए थे। अब हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन रूसी अनुमान के अनुसार इन हमलों के दौरान कम से कम 2 लाख लोग हवाई अड्डे पर फंसे हुए थे। रूस में हर 10वां व्यक्ति हवाई यात्रा करता है। अब यह बात निश्चित रूप से पुतिन के लिए चिंता की बात है, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि यूक्रेनी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वे लगातार और गहराई तक पहुंचते जा रहे हैं। इस प्रशासन से पहले यूक्रेन किस प्रकार के हथियारों का उपयोग कर सकता है और कहां पर कर सकता है, इस पर प्रतिबंध थे। उन्हें रूस के अंदर गहरे तक हमला करने और रूसी अधिकारियों को निशाना बनाने की अनुमति नहीं थी।
राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास हुआ है कि रूस वास्तव में शांति नहीं चाहता। तब से ही सब कुछ बदलना शुरू हो गया है। असल में हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में यूक्रेन से कह रहे हैं कि वह रूस के अंदर और गहराई तक हमला करे और ज्यादा ताकत के साथ हमला करे। जेलेंस्की ने कहा कि हथियारों के साथ वे सब कुछ कर सकते हैं जो जरूरत है। व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है, लेकिन अंततः पुतिन की प्रतिक्रिया ही मायने रखती है और वे इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। अमेरिकी पक्ष में कोई भी यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, जो अब उन्हें ज्ञात है। यह दर्शाता है कि अगर यूक्रेन क्रेमलिन पर हमला कर सकता है तो वह जरूर करेगा। यदि यूक्रेन के पास रूस के अंदर हमला करने और रूसी अधिकारियों को निशाना बनाने की क्षमता है तो वह ऐसा अवश्य करेगा। अब उनके पास जितनी कार्रवाई की आज़ादी है उतनी युद्ध शुरू होने के बाद कभी नहीं थी। यह ऐसी चीज है जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि अपनी वर्तमान स्थिति के लिए वे खुद के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। कोई उन्हें रोक न दे तब तक वे नहीं रुकेंगे। तो ट्रंप ईरान पर सख्त रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है, लेकिन वे कमजोर स्थिति में हैं। पुतिन, अब तुम्हारी बारी आएगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राजनीति और विदेशी कूटनीति को उलट पलट कर देने वाले हैं और वे आपको अच्छी तरह से संभाल लेंगे। यहाँ जो होने वाला है वो ये है कि ट्रंप उन लोगों पर टैरिफ लगाएंगे जो रूसी तेल खरीदते हैं। चीन, भारत और ब्राजील, ये तीनों देश लगभग 80% सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं। पुतिन की युद्ध मशीन इसी पर टिकी है। तो राष्ट्रपति ट्रंप उन सभी देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे, उन्हें पुतिन की मदद करने के लिए सजा देंगे। पुतिन प्रतिबंधों के बावजूद जीवित रह सकते हैं और उन्हें रूसी सैनिकों की चिंता नहीं है। लेकिन चीन, भारत और ब्राजील को अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था और पुतिन के बीच चुनना होगा। याद रखें कि रूस के पास अभी भी 50 दिन हैं, जो रूस के नजरिए से वास्तव में कोई समय सीमा नहीं है, बल्कि तीव्रता बढ़ाने की अनुमति है। और यही रूसियों की योजना है। वे अगले 50 दिनों में जब तक द्वितीय प्रतिबंध लागू नहीं हो जाते तब तक जितना संभव हो सके जमीन हासिल करना चाहते हैं। रूस यूक्रेनी नागरिकों और बुनियादी ढांचे को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुतिन मानते हैं कि वे यूक्रेनी नागरिकों पर बमबारी कर उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकते हैं। हम यह सब आसानी से देख सकते हैं और रूसी मानसिकता के अंदर झांक सकते हैं अगर हम बस रूसी सरकारी टीवी देखें। सरकारी टीवी जिसे क्रेमलिन से सीधे निर्देश मिलते हैं, इसलिए हम इसे क्रेमलिन टीवी कहते हैं। चलिए इस क्लिप को देखें। इन 50 दिनों में हम यूक्रेन को उन शर्तों पर शांति समझौते के लिए मनाने का प्रयास कर सकते हैं जो विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करते हों। हम यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकते हैं। मैं पुनः जोर देता हूं कि इसका मुख्य तात्पर्य विद्युत उत्पादन सुविधाओं से है। उदाहरण के लिए रूसी फ्रंटलाइन फाइटर जेट जो नई पीढ़ी की K-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, वह किसी भी थर्मल पावर प्लांट, तेल रिफाइनरी या ईंधन डिपो को पहले हमले में ही सटीक रूप से नष्ट कर सकता है, वह भी दुश्मन खुफिया एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किए बिना। यूक्रेन की सेना की पीछे की स्थिरता प्रणाली को कमजोर करना उन्हें रूस की शर्तें मानने पर मजबूर करेगा। रूसी हमलों की तीव्रता को अधिकतम करना आवश्यक है, जो वर्तमान में व्यापक और बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन सामान्य रूप से मैं एक बार फिर जोर देता हूं कि एसएमओ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूक्रेनी बिजली उत्पादन संयंत्र, तेल रिफाइनरी और ईंधन डिपो वास्तविक युद्ध संचालन की स्थिति में विनाश के लिए वैध सैन्य लक्ष्य हैं। उन पर हमला करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और लगाना भी संभव नहीं। इस संबंध में मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि 1999 में युगोस्लाविया के खिलाफ ऑपरेशन में नाटो बलों के युद्ध उपयोग के अनुभव के आधार पर और इस दृष्टिकोण को बढ़ाते हुए विज्ञापन के लिए रुकना होगा। हम सफल हो सकते हैं। रूस इतना हताश हो गया है कि अब वह शाही ड्रोन में नेपाम का प्रयोग कर रहा है और हमले निरंतर क्रूर होते जा रहे हैं। यह रही रिपोर्ट। कब्जाधारी पहले से ही घातक ड्रोन को अपग्रेड कर रहे हैं। अब वे उन्हें ऐसे वारहेड से लैस कर रहे हैं जिसमें नेपाम जैसी ज्वलनशील तरल भरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ फ्लैश ने रेडियो लिबर्टी को दिए इंटरव्यू में यह खुलासा किया। हमें हाल ही में सैद वारहेड में एक तरल मिला है जो नेपाम जैसा दिखता है। यह फैलता है और रेत पर भी जलता है। यह लक्षित आतंक है। जब किसी शहर पर आसपास की हर चीज को जलाने वाले वारहेड से हमला होता है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, तो हम वियतनाम के जंगल में नहीं होते। ये लाखों की आबादी वाले शहर हैं
और वे इसे आम नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। विस्फोटक का एक फैक्ट्री पर गिरना एक अलग बात है। यह बिल्कुल अलग बात है जब 5 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जलते हुए तरल में डूब जाती हैं और पूरा ब्लॉक जल उठता है। परंतु हमें पता है कि रूसियों से युद्ध के नियमों का पालन करने की अपेक्षा व्यर्थ है। रूस ड्रोन को आगजनी के औजार में बदल रहा है और योजनाबद्ध तरीके से शहरों को जलाकर राख कर रहा है। जैसा कि आपने सुना, यह गैर कानूनी है। 1980 के प्रोटोकॉल 3 के अनुसार अमेरिका और रूस सहित देशों के कन्वेंशन ऑन अ सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स नागरिकों के खिलाफ आग लगाने वाले हथियारों और नागरिक आबादी के बीच सैन्य ठिकानों पर हमले पर रोक लगाता है। रूस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं पर इसका पालन नहीं कर रहा है क्योंकि रूसी यूक्रेनियनों को इंसान नहीं मानते। मेरा मानना है कि पुतिन रूसियों को भी इंसान नहीं समझते, परंतु यह एक अलग मुद्दा है। हाल ही में मैंने जो सबसे गहन रिसर्च की है वह यह देखना है कि कैसे अमेरिकी नागरिक रूसी प्रचार के प्रभाव में आ रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका छोड़कर रूस क्यों जा रहे हैं जबकि अमेरिका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है? क्या वे सोचते हैं कि रूस बेहतर जगह है? हमने हफमैन परिवार एक यूट्यूबर परिवार के बारे में बात की है जो हाल ही में रूस गए और फिर उन्हें युद्ध के मोर्चे पर तोप का चारा बनाकर भेज दिया गया। लेकिन नए विवरणों में जाने से पहले मैं संक्षेप में फ्रांसिन विला की कहानी बताना चाहता हूं, जो अमेरिका को एक नस्लवादी देश मानकर वहां से भाग गईं। नस्लवाद से बचने के लिए वह रूस चली गईं। चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं हुई। यहाँ एक क्लिप है। एक दिल दहला देने वाले वीडियो में फ्रांसिन का दावा है कि मास्को में उनके और उनके बच्चे दोनों पर नस्लवादी पड़ोसियों ने बेरहमी से हमला किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कथित हमले का विवरण शेयर किया। उनके स्वयं के देश में हुए हमले ने उन्हें और भी अधिक पीड़ा पहुंचाई है। विला ने पहले भी अपने स्थानांतरण के बारे में 2020 की डॉक्यूमेंट्री बैक इन द यूएसएसआर में बात की थी, जो रूसी राज्य मीडिया चैनल RTE पर प्रसारित हुई थी। विला ने कहा कि उनके परदादा जॉर्ज टाइन्स, जो वर्जीनिया से थे, 1930 के दशक में सोवियत संघ जाने के बाद कृषि विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। उनका अधिकांश परिवार अब भी वहीं रहता है, परंतु वह छोटी उम्र में अपनी मां के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं पर उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया, जब तक कि उन्होंने पुलिस के साथ एक ऐसा अनुभव नहीं किया जिसे उन्होंने एक आघातपूर्ण अनुभव बताया। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार आपातकाल में वह मदद के लिए अधिकारियों के पास गईं, पर उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। तभी उन्होंने फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है। ये 2019 की बात है। उन्होंने इसे इस तरह समझाया, मैंने रूस जाने का फैसला किया क्योंकि मैं उस देश को छोड़ना चाहती थी जहां मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। मॉस्को में 1 साल रहने के बाद उन्होंने रशिया टुडे को बताया कि रूस में रहकर उन्हें आज़ादी महसूस होती है क्योंकि वहां किसी भी समय बाहर चलना सुरक्षित होता है। 5 साल बाद ये एक कल्पना साबित हुई। हमले के बाद विला ने खून से सना चेहरे के साथ इंस्टाग्राम पर बताया कि एक जोड़े ने उनके अपार्टमेंट में उनकी 2 साल की बच्ची के सामने उन्हें पीटा और रूसी में नस्लीय गालियां दी। मैंने वह क्लिप साझा की क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसे कवर किया और उनकी कवरेज को ट्विटर पर 20 मिलियन व्यूज मिले। रूसी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दुनिया उनके समाज की वास्तविक प्रकृति को समझ रही है। मैं सावधान रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे और दूसरों को लगता है कि हम एक गलती कर रहे हैं। हम रूसी शासन की आलोचना करना चाहते हैं, लेकिन रूसी लोगों को खलनायक नहीं बनाना चाहते। कुछ बुरे लोग भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यह रूस में युद्ध के खिलाफ ज्यादातर लोगों की आवाज उठाने में बाधा का एक प्रमुख कारण है, भले ही वे असहमत हों, क्योंकि आखिरकार रूसी समाज पश्चिमी समाज जैसा नहीं है। यह यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा नहीं है। रूस में लोगों के पास वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, भले ही यह उस संविधान का हिस्सा है जो सोवियत संघ के गिरने के बाद लिखा गया था। कई अमेरिकी रूसी प्रचार के झांसे में आ रहे हैं जो रूस को एक महान देश के रूप में दिखाता है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वे रूस जा रहे हैं और कठिन तरीके से सीख रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। मुझे लगता है कि इसमें रूसी सरकार दोषी है, न कि रूसी लोग। दूसरी कहानी हमारे पास टेक्सास के एक व्यक्ति की है जो अपना जीवन छोड़कर अपने परिवार को रूस ले गया। फिर जब उसने सेना में भर्ती के लिए साइन किया तो उसे सीधे मोर्चे पर भेज दिया गया।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे सेना में भर्ती के समय वादा किया गया था कि उसे मोर्चे पर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी उसे वहां भेज दिया गया। इसकी पुष्टि उसकी पत्नी ने एक वीडियो में की थी, जो अब YouTube से हटा दी गई है। उसने वह वीडियो डिलीट क्यों किया होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। संभवतः कुछ फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एजेंट उससे मिलने गए होंगे। यहाँ वह डिलीट किया गया क्लिप है जिसमें कई जानकारियां साझा की गई हैं जिनकी हम इस चैनल पर चर्चा कर रहे हैं। रूसी सैनिकों को प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है और उनसे झूठ बोला जा रहा है। सेना में शामिल होने के लिए नकली बोनस का लालच दिया जा रहा है जो वास्तव में कभी नहीं मिलते। आइए इस क्लिप को देखें। ऐसा लगता है कि उसे एक और हफ्ते की ट्रेनिंग मिल रही है और वह मोर्चे के करीब जा रहा है और फिर वे उसे मोर्चे पर भेज देंगे। तो हम सब दिल से दुआ कर रहे हैं कि उसकी काबिलियत का सही इस्तेमाल हो और उसे सिर्फ एक लड़ाके के तौर पर न भेजा जाए। उसने निजनी में कम पैसों के लिए नाम लिखवाया क्योंकि उसे बताया गया था कि वहाँ उन्हें ज़्यादा नियंत्रण मिलेगा। शुरुआत में वे चाहते थे कि वह सेना में रहकर एक पत्रकार की तरह वहाँ की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सके और बस वह दुनिया को अपनी नज़र से बता सके कि वहाँ क्या हो रहा है और वो क्या देख रहा है। उसकी मांग खारिज कर दी गई। तो इतने लंबे इंतज़ार के बाद उन्होंने कहा कि वे उसे एक मरम्मत बटालियन में रख सकते हैं क्योंकि उसे वेल्डिंग में 10 से ज़्यादा साल का अनुभव है। उसके पास ऐसा करने और एक सुरक्षित माहौल में रहने का नियंत्रण था, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वैसा हो रहा है और विदेशी इकाई अभी भी रूसी भाषा में ही पढ़ाई जा रही है और उसे रूसी भाषा अच्छी तरह समझ में नहीं आती, तो वह उस वजह से थोड़ा संघर्ष कर रहा है। और जब आपको किसी दूसरी भाषा में सिखाया जाता है तो आप उस भाषा को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए उसे वास्तव में कोई प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। आपको असल में कैसे सिखाया जा रहा है? आपको सिखाया ही नहीं जा रहा। तो दुर्भाग्यवश उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे अभी भेड़ियों के बीच फेंक दिया गया है। इस कहानी के बाद मैंने अमेरिकियों द्वारा इस प्रचार में फंसने के कारणों की और अधिक खोज शुरू कर दी। मुझे हैरानी है कि इस राज्य में कई टेक्सास के लोग रूसी प्रचार पर गहराई से विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त कई टेक्सास के निवासी इस राज्य को त्याग कर रूस चले गए हैं। सच में पारंपरिक मूल्यों की दलील 1 मिनट की रिसर्च में ही टूट जाती है। इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। इस देश की स्थापना के समय बिल ऑफ राइट्स में पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है जो रूस में उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप सच में पारंपरिक मूल्यों की तलाश कर रहे हैं तो आपको ये बात शुरू में ही पता चल जाती। लेकिन सौभाग्य से मुझे नथाली और नोवा का ये लेख मिला। मैं आपको इसे पूरा पढ़ने की सलाह देता हूँ क्योंकि इसमें बताया गया है कि हॉफमैन परिवार ने क्यों जगह बदली, परंतु मला त्याचा हा भाग रुचला। ऐसा लग रहा है कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन जो अब रूसी नागरिक बन गए हैं, वो अमेरिकियों को रूस जाने के लिए प्रोत्साहित करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। रूस में अमेरिकन विलेज नामक एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका उद्देश्य रूसियों को वापस रूस में बसाने में सहायता करना है। शामिल लोगों के लिए ये 2 कारणों से बहुत फायदेमंद रहा है। रूसी रूबल कमजोर होने से अमेरिकी लोग डॉलर लेकर आ रहे हैं जो रूस को व्यापार के लिए चाहिए। यह रूस के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा डॉलर को स्थानीय मुद्रा में बदलने पर बहुत ज्यादा रकम मिलती है। अमेरिकियों को घर या ऐसी कोई चीज बेचने वालों को बहुत अधिक लाभ होता है। मुझे अभी भी ठीक से समझ नहीं आया कि ये कितना लाभदायक है और वह कितनी कमाई कर रहा है। क्या अमेरिकियों को यहाँ शिफ्ट करने के लिए मनाने की सारी कोशिशें वाकई में लाभदायक हैं? लेकिन आखिरकार ये किसी और देश को टारगेट करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद लगता है। आर्टिकल के अनुसार पिछले साल हॉफमैन परिवार ने लगभग $1,50,000 में अपना घर बेच दिया था। हमें नहीं पता कि वे कीव में कितना पैसा लेकर पहुंचे। हो सकता है उनके ऊपर बैंक का लोन हो, तो ये जरूरी नहीं कि उन्हें पूरे $1,50,000 मिले हों। लेकिन मान लेते हैं कि वे पूरी रकम अपने पास रख पाए। हालांकि मुझे इसमें शक है कि ये सच है, लेकिन जब वे रूस गए उनके पास पैसा नहीं था क्योंकि वे उसे नहीं रख पाए। पति को आमदनी के लिए सेना में भर्ती होना पड़ा। इसका मतलब है कि $1,50,000 किसी और को मिल गया।
मेरा अनुमान है कि जिन्होंने उन्हें रूस जाने के लिए प्रेरित किया उन्होंने ही इससे लाभ उठाया। $1,50,000 एक बहुत बड़ी राशि है यहाँ भी। परंतु रूस में विशेषकर जब रूबल का मूल्य निरंतर गिर रहा हो तो यह राशि भिन्न महत्व रखती होगी। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन डॉलर के बदले में अधिक रूबल प्राप्त हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास अमेरिका में प्रचार फैलाने और अधिक लोगों को रूस जाने के लिए मनाने का एक बड़ा कारण है। चाहे इसका अर्थ हो अमेरिकी नागरिकों से झूठ बोलकर उन्हें रूस जाने से रोकना